Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you are watching Ashraj Academy. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना, जिसका यूज हम लोग गॉस लॉ में करने वाले हैं। उससे पिछले लेक्चर में एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों हम लोगों ने लेक्चर की पढ़ाई की। सॉलिड एंगल के बारे में हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा और मैंने आप लोगों को वहां भी बताया था कि बिना सॉलिड एंगल को पढ़े गॉस लॉ पढ़ना मतलब कि आप लोगों को बेवकूफ बनाने के बराबर है। इसीलिए सॉलिड एंगल को पढ़ना बहुत जरूरी है। सॉलिड एंगल का इस्तेमाल कैसे होता है गॉस लॉ के प्रूफ में, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों बाहर पे किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्जेस रखे होते हैं उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जीरो बोलते हैं। क्यों सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उनका काउंट करते हैं जो कि इसकी एक 3D क्लोज सरफेस के अंदर वाले चार्ज होते हैं। ये सब बातें समझना बहुत जरूरी है और इन सब को समझने के लिए हमें सॉलिड एंगल की आवश्यकता होती है, राइट। तो इसलिए मैं बोलूंगा जो भी आज का टॉपिक देख रहा है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सॉलिड एंगल का जो लेक्चर है उसको जरूर विजिट करें। सॉलिड एंगल का लेक्चर से ही आप लोगों को आज के टॉपिक के बारे में समझ में आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग पहले सॉलिड एंगल का जो लेक्चर है मेरा उसको विजिट करें, उसके बाद आप यहाँ पे आए, क्योंकि वहां से मैं सीधा चीजें उठा के यहाँ पे अप्लाई करूंगा, यूज करूंगा, तो हो सकता है कि आप लोगों को वो चीजें समझ ना आए। पहली बात। दूसरी बात, तो आज का टॉपिक हम लोग चालू करते हैं गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ की इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को पहले ही बताई है। सिर्फ गॉस लॉ का जो यूज है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पे ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की चाहिए और हम एक बहुत हैवी इंटीग्रेशन अप्रोच से बचना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक डीक्यू चार्ज पे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और उस डीक्यू चार्ज को इंटीग्रेट करते जाइए अगर कोई कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो। ठीक है, तो हम इस इंटीग्रेशन अप्रोच से अगर बचना चाहते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करें। ठीक है, गॉस लॉ एक पावरफुल लॉ है जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सिस्टम के निकाल सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम में सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, उस सिस्टम में सिमेट्री होने पर ही गॉस लॉ के रिजल्ट जो है वो बहुत आसानी से आ जाते हैं। सिमेट्री का मेरा कहने का मतलब क्या है, जब मैं एक दो एग्जांपल लूंगा आगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली सिमेट्री कहने का मेरा मतलब है क्या। ठीक है क्या? अब हम लोग देखते हैं कि जो गॉस लॉ है ये क्या बोलता है। ठीक है, गॉस लॉ स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिखी है। सब बच्चे जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं पेन कॉपी के साथ बैठेंगे ताकि उनको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दिया ना मैंने, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैंने आप लोगों को बताया और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया। ठीक है, किसी भी सरफेस से अगर अंदर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, और सिंस एरिया वेक्टर हम लोग रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, तो इसका जो फ्लक्स होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये थीटा जो बनता है वो एक्यूट बनता है, राइट। और किसी भी सरफेस पे, ठीक है, किसी भी सरफेस पे, सपोज ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, ठीक है, और फिर इसमें मैं रेडियली आउटवर्ड डीए वेक्टर बनाऊंगा तो ई डॉट डीए जो बनेगा वो एक ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और यहीं से हम लोग बोलते हैं कि इनवर्ड पियर्सिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा और आउटवर्ड पियर्सिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए गॉस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता है। टोटल पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस से, वो क्लोज सरफेस इमेजिनरी हो सकती है, रियल हो सकती है, कोई भी एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस भी आप मान सकते हैं। ठीक है, और इस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव को हम लोग आउटवर्ड माइनस इनवर्ड भी बोल सकते हैं, आउटवर्ड पियर्सिंग माइनस इनवर्ड पियर्सिंग। यहां से मैंने आप लोगों को बताया पासिंग थ्रू the closed surface is equal to the ratio of net charge enclosed by the surface to the epsilon naught। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं फाई नेट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फाई नेट की बात करूं आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट थ्रू अ सरफेस, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट थ्रू अ सरफेस, इसको मैं इंटीग्रेशन बोलता हूं और इसका मतलब है क्लोज सरफेस। इसका मतलब क्या है? क्लोज सरफेस। किसी भी एक क्लोज सरफेस में वो इमेजिनरी भी हो सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्यू नेट एनक्लोज्ड। उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट एनक्लोज चार्ज है, सारा पॉजिटिव माइनस सारा नेगेटिव डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट के बारे में परमिटिविटी का मेरा एक खुद का अलग से लेक्चर है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में क्या फर्क होता है। ये क्या होता है? परमिटिविटी इन वैक्यूम। ये सब पूरी बातें सिर्फ वैक्यूम सिस्टम के लिए हो रही है। अगर आप किसी और सिस्टम की बात करेंगे तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम पानी में डूबा हुआ है तो इसको आप परमिटिविटी ऑफ वाटर लिख दीजिएगा। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वाटर के लिए हम लोगों ने पढ़ा है रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये चीज समझ नहीं आ रही है तो परमिटिविटी का लेक्चर देखिए, उसमें ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परमिटिविटी का आप लेक्चर देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद कवर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि जो नेट फ्लक्स है वो क्या डिफाइन होता है? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, और इसको एल्जेब्राइकली ऐड करेंगे आप लोग, राइट? ठीक है, अरिथमेटिकली ऐड नहीं कर देंगे। प्लस का अलग माइनस का अलग। ठीक है, +2 कूलम चार्ज है और -1 कूलम चार्ज है, तो नेट चार्ज एनक्लोज कितना होगा आपके पास? 1 कूलम। ठीक है, तो नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये कैसे आता है इसकी प्रूफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ जस्ट जल्दी देखेंगे। बस मैं आप लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थोड़ा एक फील दिला देता हूं कि क्या होता है। देखिए, ये एक स्फीयर होता है। सपोज एक स्फीयर है, इमेजिनरी सरफेस है या फिर कोई भी सरफेस है। इस टाइप से एक 3D सरफेस है जिसके अंदर ये चार्ज क्यू रखा है। ठीक है, इस चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी। अरे होगी, रेडियली आउटवर्ड बोलता हूं क्या? प्लस चार्ज के कारण, तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस के कारण जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो यहां पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए कैलकुलेट करूंगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए कैलकुलेट करूंगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए कैलकुलेट करूंगा। ये सारे जो रेड से मैं बना रहा हूं ना, ये डी ए वेक्टर है। डी ए वेक्टर इज डिफाइंड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आ जाएगा डी ए वेक्टर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब डी ए वेक्टर में लूंगा। ये चार्ज जरूरी नहीं सेंटर पे प्लेस है, कहीं और पे प्लेस हो सकता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, डी ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अगर ये चार्ज सेंटर पे प्लेस होता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती वही डी ए वेक्टर की डायरेक्शन होती, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेंटर पे होता तो ये रेडियस वेक्टर हो जाता है क्या? और रेडियस वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो एरिया वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही होता। ठीक है, तो उस चीज में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो अभी बस आप लोगों को इतना बोल रहा हूं कि इस चार्ज के कारण जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सब पॉजिटिव होगा क्या? ठीक है, क्योंकि सारे एंगल एक्यूट हैं। ई डॉट डी ए कॉस थीटा, थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी, कॉस थीटा इज पॉजिटिव बिकॉज थीटा इज एक्यूट। अब अगर ये कोई बाहर वाला चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यह है इसके कारण, ठीक है, इसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी यहाँ पे एक फ्लक्स आएगा क्या? ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में और इसका डी ए वेक्टर जाएगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया इसके कारण। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी इस चार्ज के कारण, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डी ए वेक्टर इधर। तो ये सारे फ्लक्स का जब हम लोग समेशन कर देंगे उसको हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं किसी भी सरफेस से। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लक्स, ठीक है, जितने भी चार्ज पार्टिकल है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस सरफेस में छुआ रही है तो उसका हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ ऐड करेंगे उसको और फिर बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आ रहा है, राइट? तो ये होता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब। तो ये तो हो गया गॉस लॉ की डेफिनेशन। अब हम लोग इसका प्रूफ पे जाते हैं कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए, क्या सॉलिड एंगल की मदद से इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अब सपोज करता हूं कि यहां पे, ठीक है, सेंटर पे नहीं, किसी भी पॉइंट पे या कोई भी एक पॉइंट है, वहां पे एक चार्ज क्यू रखा है इस स्फीयर।
ठीक है, इस स्फीयर पे एक चार्ज Q रखा है, ठीक है, और इसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूं इस सरफेस पे, ठीक है। तो इस Q चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगी, ये चलेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं इस डीए वेक्टर की बात कर रहा हूं, जो डीए वेक्टर यहाँ पे शेडेड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो गया क्या, ठीक है। और इसका जो डीए वेक्टर होगा इस चार्ज का, सॉरी इस एरिया का जो डीए वेक्टर होगा, सपोज करता हूं कि वो ऐसा कुछ है, ये आपका डीए वेक्टर है, ठीक है। अब मैं इस चार्ज के कारण जो डी फाई बोलूंगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज के कारण थ्रू दिस सरफेस एरिया, उसको मैं क्या बोलूंगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, यही तो बोलूंगा, राइट। अब देखिए इस चीज को जब मैं पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर दूंगा, ये पूरा स्फीयर की सरफेस जो 4πr² एरिया है, ठीक है, तो वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, अरे टोटल फ्लक्स आ जाएगा, इस चीज को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो यही टोटल फ्लक्स जो है वो गॉस लॉ बोलता है कि टोटल चार्ज एनक्लोज, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ एक चार्ज माना हूं, फिर मल्टीपल चार्ज के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे गॉस लॉ का प्रूफ आ गया। टोटल चार्ज एनक्लोज Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू तो ये आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू भी ये आनी चाहिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने बोल दिया ये जो चीज है इसकी वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट है बाय गॉस लॉ, ये गॉस लॉ के कारण Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी वैल्यू भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट आनी चाहिए ना। तो हम लोग देखते हैं इंटीग्रल में E वेक्टर डॉट डीए वेक्टर की वैल्यू क्या आती है। देखिए इस Q चार्ज के कारण किसी एक R रेडियस पे, सपोज ये एरिया जो है वो R रेडियस पे है, ठीक है, R रेडियस पे, R डिस्टेंस पे है, तो मैं इसको बोल सकता हूं के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, रेडियस वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूं, डॉट डीए वेक्टर, इसी चीज का तो इंटीग्रल लिखा हुआ है, और इसी चीज का इंटीग्रल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को मैं के क्यू को बाहर निकाल देता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल में आर कैप डॉट डीए वेक्टर बाय आर स्क्वायर, ये आ गया। और ये चीज मैंने आप लोगों को सॉलिड एंगल में पढ़ाई हुई है कि ये चीज क्या होती है। अरे ये चीज क्या होती है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, किसी भी एरिया, किसी भी एक डीए एरिया का, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर ये रेडियस आर है, ठीक है, तो डीए वेक्टर डॉट आर कैप, डीए वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो सॉलिड एंगल होता है क्या, ये जो सॉलिड एंगल इस पॉइंट पे फॉर्म करता है, ये वाला सॉलिड एंगल डी ओमेगा होता है कि सॉलिड एंगल होता है, डीए डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर सॉलिड एंगल के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि डीए डॉट आर कैप का मतलब ये हुआ कि इस एरिया का आर कैप के अलोंग, ठीक है, इस एरिया वेक्टर का आर कैप के अलोंग कंपोनेंट, आर कैप के अलोंग, ये आर कैप का कंपोनेंट है क्या, इसका अलोंग कंपोनेंट, तो ये नॉर्मल वेक्टर है क्या, तो इसके अलोंग जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो जिस एरिया का होगा वो तो आर कैप के परपेंडिकुलर होगा, तो इसको मैं डीए परपेंडिकुलर बाय आर कैप भी तो रीड करता था, डीए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर भी तो रीड करता था डी ओमेगा को, तो ये एक्चुअली डीए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ठीक है। सॉलिड एंगल में ये चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो डू विजिट माय सॉलिड एंगल वाला लेक्चर, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं के क्यू, ठीक है, और ये एक्चुअली आ गया इंटीग्रल में डी ओमेगा, इंटीग्रल में क्या आ गया, डी ओमेगा, मतलब उस चार्ज के कारण इस डीए सरफेस पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो डी ओमेगा है। अब इस चीज का इंटीग्रल एक क्लोज सरफेस के थ्रू, इस चीज का इंटीग्रल एक क्लोज सरफेस के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसी भी पॉइंट का एक क्लोज सरफेस के थ्रू जो सॉलिड एंगल बनता है वो एक स्फीयर का एंगल के बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। तो इस चीज को मैं यहां से के क्यू इंटू 4 पाई बोल दूंगा, ठीक है। तो बस सॉलिड एंगल का इंटीग्रल कर रहा हूं क्या उस पॉइंट के अबाउट, पूरा क्लोज सरफेस पे जो 4 पाई के बराबर होगा, और इसी को मैं लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई, ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसल आउट हुआ, ये आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डीए की वैल्यू भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गई जो गॉस ने दी थी, अरे गॉस ने यही दिया था, आगे क्या बहुत आसानी से
सिंपली आपको बस जो है सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यूज करना पड़ा। Q बाय एप्सिलॉन नॉट तुरंत निकल के आ गया आप लोगों के पास कि कैसे गॉस लॉ बोला। अब हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल लिया है, आपने मल्टीपल चार्ज पार्टिकल ले लीजिए। ठीक है, एक स्फीयर पे सपोज करते हैं यहाँ पे और चार्ज पार्टिकल है Q1, Q2, Q3। ठीक है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल। अब इनके कारण जो इक्वेशन बनेगी, देखिए ई डॉट डी की क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए इंटीग्रल में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या बनेगा, किसी भी डी ए सरफेस एरिया पे। इस डी ए सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूं तो Q2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, Q1 के कारण भी, Q3 के कारण भी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 प्लस बहुत सारे चार्ज पार्टिकल का डॉट डी ए वेक्टर करूं क्या, और इसका इंटीग्रल करूंगा मैं। ठीक है, अलोंग द क्लोज सरफेस। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इंटीग्रल E1 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रल E2 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रल E3 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, देखिए यहां से अगर मोर देन 1 चार्ज पार्टिकल होंगे तो भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको क्या मैं लिखूंगा, के Q1 बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी ए वेक्टर क्या, प्लस इसके कारण इंटीग्रल के Q2 बाय आर टू स्क्वायर, ठीक है, डॉट डी ए वेक्टर प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए ये के Q1 बाय आर वन स्क्वायर से मैं के Q1 बाहर निकाल लेता हूं और ये इंटीग्रल में आएगा, इंटीग्रल में आएगा आर कैप डॉट डी ए वेक्टर बाय आर वन स्क्वायर प्लस के Q2 यहां से बाहर आया क्या, और फिर इंटीग्रल में आएगा आर टू कैप, ये आर वन कैप था, आर टू कैप डॉट डी ए वेक्टर बाय आर टू स्क्वायर, और ये इंटीग्रेट होता जाएगा। ठीक है, ये के Q2 इसकी जो डायरेक्शन होगी आर टू कैप होगी ना इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट करते जाइए। अब देखिए ये फिर से इंटीग्रेट होगा, इसका कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट इस डी ए वेक्टर पे, ये जो फर्स्ट चार्ज था Q1, इस डी ए वेक्टर पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है डी ओमेगा, ये वो है डी ओमेगा 1। ठीक है, और ये Q2 चार्ज जो इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल बना रहा होगा, ये वो है सॉलिड एंगल है ये वाला, तो ये डी ओमेगा 2 है। इन सब का इंटीग्रल 4 पाई मिलना है मुझे। तो देखिए के Q1 इंटीग्रल में डी ओमेगा 1 प्लस के Q2 इंटीग्रल में डी ओमेगा 2 प्लस ऐसे ये पूरा ऐड होते जाएगा, जितने भी चार्ज पार्टिकल ले लीजिए आप। ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ कुछ भी रखना है रख दीजिए, सब आ जाएगा। के Q1 इसका इंटीग्रल होके 4 पाई आना है, प्लस के Q2 इसका भी सॉलिड एंगल का इंटीग्रल होके 4 पाई आना है, प्लस जितने भी चार्ज पार्टिकल लीजिए सबका सॉलिड एंगल का इंटीग्रल क्लोज सरफेस के अलोंग 4 पाई आना है। राइट, तो अब आप देखिए 4 पाई के बाहर निकाल लीजिए, 4 पाई के बाहर ये क्या आ गया, समेशन ऑफ क्यू आई। इसको समेशन ऑफ क्यू आई जो है आप यहाँ पे साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, प्लस चार्ज है तो प्लस, माइनस चार्ज है तो माइनस, तो मतलब ये क्यू नेट आ गया क्या, क्यू नेट आ गया। अगर आप साइन के साथ रखेंगे तो ये क्यू नेट आ गया। अब 4 पाई के क्या है, 4 पाई इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्यू नेट। अब आप देखिए ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हुआ, मतलब क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये जो आपके पास निकल के आ गया इंटीग्रल में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू मल्टीपल चार्ज पार्टिकल टोटल फ्लक्स जो आया वो आया क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गया, अरे आ गया, बहुत आसान था। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण, किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण आप इस तरह से गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर कितने भी चार्ज पार्टिकल होने दो, ठीक है, कितने भी चार्ज पार्टिकल होने दो, आप गॉस लॉ को ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये दूसरा केस था क्या, मल्टीपल चार्ज पार्टिकल सिस्टम का। अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्यू एनक्लोज्ड की बात क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज की ही बात क्यों कर रहे हैं, हो सकता है चार्ज यहाँ पे हो। ठीक है, तीसरा केस, फर्स्ट केस में मैंने आप लोगों को सिर्फ एक चार्ज के लिए प्रूफ दिया, सेकंड केस में मैंने आप लोगों को मल्टीपल चार्ज के लिए प्रूफ दिया। अब थर्ड केस देखते हैं। ठीक है, थर्ड केस क्या बोलता है, थर्ड केस में आप लोगों को बताता हूं, फिर से डायग्राम बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। देखिए ये रहा आपका थर्ड केस। ठीक है, हम लोग गॉस लॉ पे क्या बोलते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या,
ठीक है, सिर्फ आउटवर्ड पियर्सिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो बात नहीं करते, हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। मतलब बाहर में कोई चार्ज पार्टिकल होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा उसकी भी तो बात करेंगे। तो कर लो, देखना इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा इस चार्ज स्फीयर पे। देखिए मैं इंटीग्रल में निकालता हूं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इस केस में, ठीक है, कोई भी आप डी एरिया मान लीजिए, ये डी एरिया मान लीजिए, ठीक है, इस डी एरिया के कारण, ठीक है, फर्स्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, इंटीग्रल में ई वन वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, सेकेंड के कारण इंटीग्रल में ई टू वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, ऐसे करके सारे इनसाइड वाला केस में लिख दूंगा, प्लस जितने भी आउटसाइड है वो वाला केस लिख रहा हूं, इंटीग्रल में ई फोर वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये आउटसाइड वाले केसेस हैं, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे Q5 चार्ज भी हो, प्लस इंटीग्रल में E5 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इन सब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आना है, देखिए, ठीक है, देखिए मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं वापस से, E1 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, E1 को मैं लिख दूंगा KQ1 R1 कैप बाय R1 स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, और इसी को मैं लिख दूंगा KQ2 R2 कैप बाय R2 स्क्वायर। इसी तरह सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख के मैं K बाहर निकाल लेता हूं, KQ1 बाहर मैंने निकाल लिया, तो ये जो वैल्यू आ गई इंटीग्रल में, ठीक है, क्या आ गया, R1 कैप डॉट डी ए वेक्टर बाय R1 स्क्वायर, फर्स्ट वाले के कारण, सेकंड वाले के कारण KQ2 बाहर, इंटीग्रल में R2 कैप डॉट डी ए वेक्टर बाय R2 स्क्वायर। तो ये सारे इनसाइड वाला केस हो गया, इनसाइड वाला केस, जितने भी चार्ज इनसाइड थे इस सरफेस के, इनसाइड वाला केस, राइट। अब आउटसाइड वाला केस देखना मैं कैसे प्रूफ कर दूंगा कि सारे जीरो आएंगे, प्लस अब आउटसाइड वाला केस लिख रहा हूं, ये आउटसाइड वाला केस, ठीक है, आउटसाइड में क्या लिख दूंगा मैं, KQ4 बाहर निकाल दूं ऐसी, KQ4 इंटीग्रल में R4 कैप डॉट डी ए वेक्टर बाय R4 स्क्वायर, प्लस KQ5 बाहर निकाल दूं, इसी को इंटीग्रेट करूंगा R5 कैप डॉट डी ए वेक्टर बाय R5 स्क्वायर, ऐसे करके ये सारे ऐड हो जाएंगे। और ये कौन सा केस है, आउटसाइड वाला, ठीक है। तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इंटीग्रल में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। इनसाइड वाला केस मैंने सेकंड केस में आप लोगों को ले रखा है कि इनसाइड वाला का आंसर तो आ जाता है मेरे पास, Q नेट एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो आ जाता है मेरे पास। अब मुझे बस ये प्रूफ करना है ये हरे वाले को कि ये जीरो आ जाए, ठीक है, दिस थिंग आई नीड टू प्रूफ कि ये जीरो आ जाए। देखिए कैसे जीरो आएगा, ये फर्स्ट वाले का तो मैं लिख देता हूं, देखिए फिर से मैं इसको लिखता हूं, इनसाइड वाले का Q नेट एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो मैंने लिख दिया इनसाइड वाले का, इंटीग्रल में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर था ना ये। अब देखिए ये जो टर्म है, ठीक है, ये सॉलिड एंगल सबटेंडेड है क्या, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द आउटसाइड चार्ज पार्टिकल एट दैट डीए, ठीक है, जिस भी डीए की मैं बात किया था, जिस भी डीए की बात किया था यहाँ पे, इस पर इस फोर्थ चार्ज का सॉलिड एंगल सबटेंडेड है वो, ठीक है। सॉलिड एंगल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है किस तरह से ये सरफेस पे सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, और ये वैल्यू को मैं लिख देता हूं डी ओमेगा 4 प्लस, ये आउटसाइड वाला केस कंसिडर कर रहा हूं, KQ4 इंटीग्रल में डी ओमेगा 4 थ्रू दिस क्लोज सरफेस प्लस KQ5। अब तक आप लोगों को समझ में आ जाना चुका होगा कि हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डी ओमेगा 5 प्लस जितने भी चार्ज पार्टिकल होने दो, KQ6 इंटीग्रल में डी ओमेगा 6 एंड सो ऑन, जितने भी बाहर चार्ज पार्टिकल है लाओ, खूब सारे चार्ज पार्टिकल लाओ, सबको जीरो कर दूंगा मैं, राइट। तो बाहर में जो चार्ज पार्टिकल रखे हुए होंगे इस सरफेस के, वो सॉलिड एंगल जो है जीरो सबटेंड करते हैं, ये मैंने सॉलिड एंगल के लेक्चर में प्रूफ दे रखा है। मैंने आप लोग को बताया इस लेक्चर को पढ़ने से पहले सॉलिड एंगल वाला लेक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्यों किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण सॉलिड एंगल सबटेंडेड जो है वो जीरो होता है, राइट। समझ में आना चाहिए, आप लोग को समझ में आना चाहिए ये बात, ठीक है।
तो ये सारी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। आप लोगों को सॉलिड एंगल वाला लेक्चर देखना पड़ेगा अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये जीरो क्यों होगी, क्योंकि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए पॉइंट, ठीक है, ऑन अ क्लोज सरफेस, कोई भी एक क्लोज सरफेस जो कि पॉइंट बाहर रखा हुआ है, ठीक है, इस क्लोज सरफेस पे अगर मैं सॉलिड एंगल सबटेंशन की बात करूंगा तो वो जीरो होगा, नेट सॉलिड एंगल उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज इंटीग्रेट होके 0 0 0 दे देगी जितने भी बाहर रखे हुए हैं। इसीलिए हम लोग गॉस लॉ में सिर्फ और सिर्फ क्यू नेट एनक्लोज्ड की बात करते हैं। अरे इंपॉर्टेंट है समझना, सिर्फ किसकी बात करते हैं? क्यू नेट एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। उस सरफेस के कारण क्यू नेट एनक्लोज्ड कितना है, सिर्फ उसी चीज की हम लोग बात करेंगे, राइट। तो ये था गॉस लॉ का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से गॉस लॉ डिराइव हुआ। मोस्ट ऑफ द एकेडमीज में ये बात आप लोगों को नहीं बताई जाती और मैंने आप लोगों को बताया है। तो प्लीज इस चीज को आप लोग समझिए और सॉलिड एंगल का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, ठीक है, जरूर देखिए वो लेक्चर, क्योंकि वहीं से आप लोगों को गॉस लॉ की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग वहीं से डेवलप होगी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है गॉस लॉ का, जो पूरा प्रूफ के साथ हम लोगों ने खत्म किया है, ठीक है। अब ये जो पूरा चैप्टर जो है, ठीक है, आप पेन कॉपी के साथ बैठिए, बड़ा मजा आएगा इस चीज को समझने में कि किस तरह से गॉस लॉ का प्रूफ आया है, राइट। अब हम लोग जो है गॉस लॉ से एक कदम आगे बढ़ते हैं, जिस गॉस लॉ का एप्लीकेशन, किसमें जाते हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, कि किस तरह से गॉस लॉ को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, किस तरह से कूलम्ब्स लॉ क्या था? दो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस तरह से लगेंगे, किस डायरेक्शन में लगेंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। उस फोर्स को ही हम लोगों ने क्यू ई वेक्टर दिया था और गॉस लॉ की मदद से हम ये ई वेक्टर निकाल लेंगे कि ये ई वेक्टर कितना होगा, गॉस लॉ की मदद से आ जाएगा आपके पास। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि गॉस लॉ की मदद से एक पॉइंट चार्ज, सपोज एक प्लस क्यू का चार्ज है, इस प्लस क्यू के चार्ज के कारण, इस प्लस क्यू के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एक आर डिस्टेंस पे कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस क्यू चार्ज पार्टिकल कितनी होगी, ये चीज हम लोग समझते हैं, ठीक है। हम लोगों ने तो पढ़ लिया है कि किसी भी क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? क्यू एनक्लोज्ड और नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन वैक्यूम। हम अभी सब वैक्यूम की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इन वैक्यूम। कोई मतलब नहीं दूसरे जो है मीडियम में बात करने की, क्योंकि उसकी जगह पे यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है, छोटी सी बात, राइट। तो हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस आर पे देखते हैं। अब देखिए इस पॉइंट चार्ज के कारण जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इस आर डिस्टेंस पे, तो मैं कैसे अज्यूम करूं, इसको कैसे निकालूं? सबसे पहले तो ये सोचना है, तो मुझे इस पे गॉस लॉ का मदद चाहिए, गॉस लॉ की मदद चाहिए। तो गॉस लॉ की मदद के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए होगा इस पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा एक क्लोज सरफेस से ही निकाला जा सकता है, ठीक है, एक क्लोज सरफेस चाहिए, क्योंकि गॉस लॉ में एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस की बात होती है। तो इस आर पॉइंट पे मुझे एक ऐसा क्लोज सरफेस चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ी आसानी से निकाला जा सके इस पॉइंट क्यू चार्ज के कारण। ध्यान दीजिएगा क्या बोला मैंने, कि इस पॉइंट चार्ज के कारण मुझे एक क्लोज सरफेस चाहिए, कहां पे? आर वेक्टर पे, ठीक है, एट आर। पहली मेरी नीड आई, और दूसरी नीड आई कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से निकाल सकूं, जो भी क्लोज सरफेस मानूं, ठीक है, क्लोज सरफेस चाहिए, और क्लोज सरफेस ऐसी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकूं। तो कौन सी सरफेस एज्यूम करूं? ठीक है, कोई भी आप रैंडम सरफेस एज्यूम करेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाल सकते। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं क्या इस पे? ये मत बोल दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर होगा, अरे होगा, इसके बराबर तो होगा ही, लेकिन मुझे क्या चाहिए? इस चार्ज पार्टिकल के कारण ई चाहिए,
ठीक है। तो मैं ये इस ई को निकालना चाहता हूँ कि इस ई को मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, उस क्लोज सरफेस को लेके। तो देखिए मैं एक स्फीयर वाली एक क्लोज सरफेस एज्यूम कर लेता हूँ। देखिए उसके फायदे क्या क्या होंगे। अगर मैं एक स्फीयर एज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो हर रेडियस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी क्या, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर एवरी रेडियस आर, क्योंकि ये रेडियस आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर सरफेस पे सेम होगा। मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा क्या। और सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आर कैप के अलोंग होगी, मतलब ये जो आर कैप है ये इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, क्योंकि मैंने आप लोगों को सॉलिड एंगल में बताया हुआ है कि अगर सेंटर पे कोई चार्ज होगा, ठीक है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी वो परपेंडिकुलर होती है और डीए वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सीधा आर कैप डॉट डीए वेक्टर 1 हो जाएगा क्या, आर कैप डॉट डीए वेक्टर, ठीक है, आर कैप डॉट डीए वेक्टर, इसकी वैल्यू में क्या लिखूंगा, मॉडुलस ऑफ आर कैप मॉडुलस ऑफ डीए मल्टीप्लाइड बाय cos 0 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में कोई एंगल नहीं है तो इसकी वैल्यू डीए के बराबर आ जाएगी, ठीक है। दो फायदा समझ में आया स्फीयरिकल सरफेस लेने का, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पे वो वही होगी जो इस आर वेक्टर पे होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी और आर कैप डॉट डीए करने से सिर्फ डीए मिलेगा हर पॉइंट पे। तो देखिए इस चीज को अगर मैं स्फेरिकल सरफेस के लिए लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ई मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का हर पॉइंट पे सेम है, हर पॉइंट पे सेम है, ठीक है, आर कैप डॉट डीए वेक्टर। और ये मुझे पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, ई को मैं हर पॉइंट पे बाहर हर सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा उस पे ई सेम होगी, अरे रेडियस आर है, हर पॉइंट पे के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगी, अगर डाउट आ रहा है तो हर पॉइंट पे के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। इंटीग्रल में आर कैप डॉट डीए को मैं सिर्फ डीए लिख दे सकता हूँ यहां से, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तो गॉस लॉ है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होगी। तो देखिए यहां से कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाहर आया, इंटीग्रल में डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी स्फीयर में अगर आप सरफेस एरिया को सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप सारे सरफेस एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, ये जो कैपिटल आर है वो कौन सा है, रेडियस वेक्टर है क्या इसका, रेडियस है, मतलब ये वाला आर जो हमने माना था इसको स्मॉल आर ले लीजिए आप, ठीक है। आर रेडियस का स्फीयर बना दिया था क्या हमने, फिर से समझेंगे, आर रेडियस का स्फीयर बना दिया था हमने 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये एक्चुअली क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। और डायरेक्शन तो हम लोगों को पता है कूलम्स लॉ से, ठीक है, डायरेक्शन हम लोगों को पता है, मैग्नीट्यूड आ गया क्या खटाक से, कितनी आसानी से एक मैग्नीट्यूड आ गया। मैं फिर से बताऊंगा हम लोगों ने क्या किया, हमें इस क्यू चार्ज गिवन था, इस पे आर डिस्टेंस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, हम गॉस लॉ अपनाना चाहते थे। गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्लोज सरफेस चाहिए था, ठीक है, तो मैं एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस मान लिया उस आर डिस्टेंस पे, ठीक है, जिसका सेंटर उस क्यू का पॉइंट होगा, ठीक है, सेंटर का क्या होगा जहां पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। मैंने एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस माना जिसका जो सेंटर होगा वो ये क्यू चार्ज होगा जहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है क्या। और फिर मैंने एक स्फीयर बना दिया और बोला देखो स्फीयर के हर पॉइंट पे रेडियस वेक्टर आर जो है वो सेम होगा हर पॉइंट पे, मतलब जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो हर पॉइंट पे होगी, उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो हर पॉइंट पे होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। पहला फायदा ये मिला कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ स्फीयर पे रखा हुआ है और हर डिस्टेंस आर है, हर डिस्टेंस आर है। दूसरा फायदा ये मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन डीए वेक्टर की है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो सिर्फ डीए का मैग्नीट्यूड दे देगा, तो हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाएगी, राइट। अगर इसकी जगह आप कोई और सरफेस लेते, सपोज यहाँ पे चार्ज क्यू है, मुझे आर डिस्टेंस पे निकालना है, मैं यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेता, मान लेते हैं, ठीक है, ये सिलेंडर के सेंटर पे ये रखा हुआ है।
अब आप देखिए इस सिलेंडर पे जब मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स अलग आता है क्या, ये डीए वेक्टर है, ये थीटा अलग, इस पॉइंट पे ये डीए वेक्टर है, ये थीटा अलग, तो हर वो कॉस थीटा को मैं कैसे कैटर करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाता। मैं बोल ये जरूर सकता था कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल होगा वो क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाता, इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन नहीं ले पाता। तो उसके लिए मैंने एक स्फेरिकल सरफेस लिया और जहां पे चार्ज रखा था उसको सेंटर बना दिया। उससे क्या हुआ, दो बातें मैंने आप लोगों को बताई, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम हो गया, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, और आर कैप डॉट डीए सिर्फ डीए निकल के आ गया, आर कैप डॉट डीए सिर्फ डीए निकल के आ गया, और उसको मैंने फिर इंटीग्रेट करके E इंटू 4πr² कर दिया, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था वो Q बाय 4πε0r² आ गया, राइट। तो इस तरह से एक पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज लाइन, इसका हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया था और उसको इंटीग्रेट करके बताया भी था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है कि इनफाइनाइट चार्ज लाइन के कारण। सपोज इस तरह से कोई एक इनफाइनाइट चार्ज लाइन है, मैंने वहां पे आप लोगों को एक बात भी बताई थी कि इनफाइनाइटली चार्ज लाइन का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है, इनफाइनाइटली चार्ज लाइन का मतलब कुछ नहीं होता। अगर ये लाइन है, कोई चार्ज लाइन है, सपोज ये अगर कोई चार्ज लाइन है और इसके बहुत पास की बात कर रहा हूं, एक्स की बात कर रहा हूं, सच दैट इसकी जो लेंथ अगर मैं मानूं, इसकी लेंथ अगर मैं एल बोल दूं, तो एक्स इज मच 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 लेस देन एल, ठीक है। इस चीज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसको इनफाइनाइटली लार्ज मान सकता हूं क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। तो इसके रेस्पेक्ट में बात होती है, कोई सी भी इनफाइनाइट चार्ज लाइन कोई बोलता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो उस लाइन के बहुत नजदीक है, वो उस लाइन के बहुत नजदीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है, ठीक है क्या। अब मुझे निकालना है कि इनफाइनाइटली चार्ज लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इस इनफाइनाइटली चार्ज लाइन के कारण। तो मैं कैसे जाता हूं, फिर से मैं अपनी जरूरतों का जो पिटारा है वो खोल के रख दूंगा। मेरी जरूरतों का पिटारा क्या है कि मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है, और गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, और वो क्लोज सरफेस ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड उससे हर पॉइंट पे सेम हो, और ई डॉट डीए का वेक्टर आसानी से निकल जाए, ई डॉट डीए का वेक्टर आसानी से निकल जाए, ई डॉट डीए वेक्टर बहुत सिंपली कैलकुलेट हो जाए, सिंपल हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो ये है ये मैग्नीट्यूड बाहर निकल जाए, और इसको मैं Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज निकालने के लिए। तो फिर से मैं बोलता हूं कि सपोज आप कैलकुलेट करिए, ठीक है, सपोज आप कैलकुलेट करिए एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए इनफाइनाइटली चार्ज लाइन का, और ये एक्स की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज में एल से बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो जैसे मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो मैं सरफेस जो गॉसियन सरफेस मानूंगा, वो गॉसियन सरफेस में यहाँ पे कौन सी मानूं, देखिए इनफाइनाइटली चार्ज लाइन के लिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, किस पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू एक्सिस आएगी इनफाइनाइटली लाइन चार्ज में। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप इस किसी डी क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगी, तो इसका एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। सिमेट्री से मैं बोलूंगा इसी के इतने लेंथ पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका भी मैग्नीट्यूड जो है इस पॉइंट पे वो उतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, अरे ये डिस्टेंस सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे उतना ही होगा, क्योंकि मैं सिमेट्री से इतना ही दूरी की बात कर रहा हूँ जितनी दूरी पे ये है, ठीक है, और ये लेंथ तो कांस्टेंट है, मतलब ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो सेम हो गई, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसके पास भी एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा, और सिमेट्री से ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइटली चार्ज लाइन के कारण इस तरह से होगी, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो मुझे सरफेस कुछ ऐसी माननी चाहिए क्या जिससे ई डॉट डी बहुत आसानी से हो जाए, मतलब इस तरह से मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस मान लूंगा। देखिए यहां से जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लैपटॉप से बाहर निकल रही होगी एक्चुअली इस लाइन चार्ज के कारण, पूरे चारों तरफ होगी क्या, रेडियली आउटवर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ये लाइन चार्ज है, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ होगी, इधर इस डायरेक्शन में ऐसी, 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 और यहाँ पे ऐसी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो एक सिलिंड्रिकल शेप बना रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे एक सिलिंड्रिकल शेप बना रही होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, ऐसी, फिर ये इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो ये हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होगी और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन चार्ज होगी। तो मुझे सबसे आसानी तरीका जाएगा यहाँ पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करने का। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जो आपकी गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे उसका शेप क्या है वो बताएगा आप लोगों को कितनी आसान पड़ेगा आप लोगों को चीजें कैलकुलेट करना। तो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल ले लिया क्या, सिलिंड्रिकल ले लिया, बिल्कुल ले लिया। ठीक है, तो मैं एक एल लेंथ की गॉसियन सरफेस लेता हूं सिलिंड्रिकल, मैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या लिया, एल लेंथ की ले लिया। देखिए एल कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने एल लेंथ की ले ली। अब मुझे क्या करना है, देखिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी क्या, और ये जो ऊपर वाला इसका सरफेस है इसके तो पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई डॉट डी ए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से ऐसे पैरेलल होगी, पैरेलल, ऑलवेज पैरेलल इससे। ठीक है, और डीए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा क्या इस सरफेस के ऊपर, ऐसा कुछ डीए वेक्टर होगा, और यहाँ पे इस नीचे वाले सर्कल के कारण डीए वेक्टर ऐसा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे पैरेलल होगी ऐसी इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों नीचे वाले जो सरफेस हैं उसका ई डॉट डी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे यहाँ पे, तो ई डॉट डी ये दोनों सर्कुलर सरफेस के कारण तो नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है, ठीक है, ये लाइन चार्ज है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया इमेजिनरी गॉसियन सरफेस माने हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस कर्व्ड सरफेस एरिया के कारण। ठीक है क्या, तो बस वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल में ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर is equals to q enclosed net by epsilon naught, q enclosed net by epsilon naught बोल सकता हूं मैं। ठीक है क्या, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब हम लोग देखते हैं, अब देखिए मैं x डिस्टेंस पे लिया हूं क्या, और x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, सिमेट्री है, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, अरे बिल्कुल सेम रहेगी। आप यहाँ पे x डिस्टेंस पे ले लो या यहाँ पे x डिस्टेंस पे ले लो, ये तो इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है। ठीक है, इस पोजीशन को शिफ्ट करने का कोई मतलब नहीं हुआ इसके लिए, तो इसके लिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस x डिस्टेंस पे सेम रहेगी, और रहनी भी चाहिए। किसी भी पॉइंट चार्ज से, किसी भी पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूं, सपोज ये आपका पॉइंट चार्ज है, इससे अगर आप x डिस्टेंस पे बात करेंगे और ये इनफाइनाइटली लार्ज है, ठीक है, इनफाइनाइटली लार्ज है, तो वो x डिस्टेंस यहाँ हो या यहाँ हो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसका एंड तो यहाँ से भी नहीं दिख रहा है और इसका ये वाला एंड दिख ही नहीं रहा है, तो आप इसको आप उधर कर देंगे, ऊपर कर देंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो x डिस्टेंस पे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगी, और मैं इसको बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो मुझे निकालना है वो हो जाएगा, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, और डीए वेक्टर भी इसी के अलोंग होगा। डीए वेक्टर भी सिलेंडर में हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही होगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस पे अगर आप डीए वेक्टर देखें तो वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। तो देखिए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर आपके पास डी आ जाएगा, और इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा, और ये क्यू इन इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये बस इमेजिनेशन की बात है कि डीए वेक्टर कैसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बहुत आसान है सोचना इसको। ठीक है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इंटीग्रल में डीए बाय क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया का इंटीग्रल चाहिए क्या मुझे, और मैं एल लेंथ का माना हूं, एक्स डिस्टेंस पे इसको माना हूं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ते हैं, 2 पाई एक्स सर्कमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एल इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, q inside by epsilon naught multiplied by 1 upon 2 pi xl। ठीक है, अब आप देखिए यहां से q inside जो आप आसानी से निकाल सकते हैं, q inside आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये जो सिलेंडर गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जो लाइन चार्ज है
इसकी अगर मैं लीनियर डेंसिटी लैम्डा बोलूं, ठीक है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी की बात किया हूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसकी मैं बात किया हूं। तो ये जो लैम्डा होगा, ठीक है, और ये क्यू एनक्लोज्ड होगा, ये मैं निकाल सकता हूँ लैम्डा की मदद से, क्योंकि एल लेंथ का गॉसियन सरफेस लिया हूं। तो ये जो गॉसियन सरफेस है सिर्फ इस एल लेंथ के चार्ज को एनक्लोज कर रही होगी क्या, सिर्फ यहां से यहां तक वाले चार्ज को एनक्लोज कर रही होगी। तो क्यू इन जो आ जाएगा उसको मैं लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एल बोल सकता हूँ। अरे बोल सकता हूँ, ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की लाइन है, और इसके अंदर जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है वो मैं लैम्डा इंटू एल बोल सकता हूं। तो बस मैं यहाँ पे लैम्डा रख दूंगा, क्यू इनसाइड को मैं लैम्डा इंटू एल रख दिया बाय 2 पाई एक्स एल, ये एल से एल कैंसिल आउट हुआ, एप्सिलॉन नॉट यहाँ से मैं इसको रख दिया। तो देखिए जो वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन वाले अप्रोच में कुछ डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लाइन चार्ज, क्या डिराइव किया था, हम लोगों ने बोला था 2k लैम्डा बाय डी। ठीक है, k को ओपन कर दीजिए आप, 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू डाल देता हूँ, d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, जो यहाँ पे मैं x लेके चला हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, देखिए लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आ गया क्या, ये अरे आ गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने डिराइव किया अभी गॉसियन लॉ से, गॉस लॉ से यही चीज तो डिराइव की हम लोगों ने। अरे देख लो, सेम है, वहां पे मैंने डी यूज किया था, यहाँ पे एक्स यूज कर दिया। आपका मन नहीं है, आपको डी अच्छा लगता है तो डी यूज कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो किस तरह से हम लोगों ने लाइन चार्ज और पॉइंट चार्ज के कारण गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, राइट। आप लोगों को समझ में आया होगा कि गॉसियन सरफेस सोचना कितना इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की गॉसियन सरफेस होगी। लाइन चार्ज से जो है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो एक सिलेंड्रिकल शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज से एक स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, राइट। तो ये एक तरीका होना चाहिए गॉसियन सरफेस एज्यूम करने का। ठीक है, तो आज का टाइम तो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल सरफेस देखेंगे। एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल चार्ज है, हॉलो और सॉलिड दोनों, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग कैसे निकालेंगे। और एक स्फेरिकल चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल, हॉलो और सॉलिड दोनों, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग गॉस लॉ की मदद से कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग गॉस लॉ खत्म कर देंगे, गॉस लॉ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कंडक्टर से कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, कंडक्टर्स में किस तरह से चार्ज जो है इंड्यूस होता है, चार्ज जो है कंडक्टर के अंदर जो बल्क वाला पार्ट है वहां पे नहीं रहता। ठीक है, कंडक्टर में अगर हॉलो हुआ तो फिर वहां पे जो कैविटी बनती है उसमें किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 या 3 लेक्चर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बचा होगा थियोरेटिकल, फिर उसको हम लोग कंप्लीट करने के बाद 3-4 लेक्चर हम लोग क्वेश्चंस वाला डालेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों पार्ट को कंप्लीट करने में इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब लॉ वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायपोल, ये फर्स्ट पार्ट होता है। फिर गॉस लॉ कंडक्टर्स वाला जो पार्ट होता है ये सेकंड पार्ट होता है। इन दोनों को कंप्लीट करने में पूरे आप लोगों को 18-19 लेक्चर का एक सीरीज मिलेगा। ठीक है, तो वो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों के लिए 18-19 लेक्चर्स की। मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बनाता हूँ 40 मिनट्स के, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। और सिर्फ आई कैन गारंटी दैट कि जो आप लेक्चर यहाँ पे पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा कहीं शायद ही कोई पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो ट्रस्ट ऑन अशराज एकेडमी, ट्रस्ट ऑन मी, और फिर आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।